नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बना सकूं और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रेसम का सिद्धांत क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रेसम का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रेसम के सिद्धांत के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ग्रेसम के सिद्धांत की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा मान एवं मूल्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा मान है एवं जो मूल्यमान है, यहाँ पे आपको मुद्रा मान एवं मूल्यमान में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशांकों के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो निर्देशांक है, यहाँ पे आपको निर्देशांकों के लाभ के बारे में बताना है और उसके दोषों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक की परिभाषा दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक है, यहाँ पे आपको बैंक की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों के प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बैंकों के प्रकार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई बैंकिंग से लाभ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ई बैंकिंग होता है उससे क्या लाभ होते हैं, यहाँ पे आपको ई बैंकिंग से लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक मुद्रा क्या होता है, धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको धात्विक मुद्रा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, यहाँ पे आपको कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धांत स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहाँ पे आपको रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक दर से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बैंक दर के बारे में बताना है कि बैंक दर क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाख सृजन से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शाख सृजन है, यहाँ पे आपको शाख सृजन के बारे में बताना है कि शाख सृजन क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यहाँ पे आपको भारतीय रिजर्व बैंक पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कराधान के प्रभाव क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो कराधान है उसका प्रभाव क्या है, यहाँ पे आपको कराधान के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय की व्याख्या करना है कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति क्या होता है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कर किसे कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको कर के बारे में बताना है कि कर क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य सरकारों की आय के साधन बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी राज्य सरकारें होती है उनकी आय के क्या साधन होते हैं, यहाँ पे आपको राज्य सरकारों की आय के साधन बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष कर होता है और जो अप्रत्यक्ष कर होता है, इन दोनों करों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताना है। दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे और आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो मुद्रा होता है, यहाँ पे आपको मुद्रा की परिभाषा लिखना है कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्र मुद्रा मान की विशेषताओं, लाभ एवं दोषों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पत्र मुद्रा मान होता है, यहाँ पे आपको पत्र मुद्रा मान की विशेषता बताना है, उसके लाभ बताना है और उसके दोषों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नकद लेन देन उपागम की व्याख्या कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर होता है, यहाँ पे आपको फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नकद लेन देन उपागम की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचकांक की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सूचकांक होता है, यहाँ पे आपको सूचकांक की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत तथा उसमें परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत होते हैं, यहाँ पे आपको उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत के बारे में बताना है और उसमें परिवर्तन की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील देश होता है, यहाँ पे आपको विकासशील देशों में व्यापारिक बैंकों की भूमिका का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साख नियंत्रण की विधियों को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो साख नियंत्रण की विधि होती है, यहाँ पे आपको साख नियंत्रण की विधियों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय बैंक को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे आपको केंद्रीय बैंक को परिभाषित करना है, यानी कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजस्व की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकवित्त के महत्व का स्पष्टीकरण संक्षेप में लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकवित्त का महत्व होता है, यहाँ पे आपको लोकवित्त के महत्व का स्पष्टीकरण संक्षेप में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतम सामाजिक लाभ की आर्थिक कसौटी कौन कौन सी है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकतम सामाजिक लाभ होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की आर्थिक कसौटी कौन कौन सी है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय होता है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कारारोपण में न्याय की समस्या को समझाइए, इसके लिए प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कारारोपण होता है, यहाँ पे आपको कारारोपण में न्याय की समस्या को समझाना है और इसके लिए प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष करदान क्षमता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो निरपेक्ष एवं सापेक्ष करदान होता है, यहाँ पे आपको निरपेक्ष एवं सापेक्ष करदान की क्षमता की अवधारणा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति को परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजकोषीय नीति होता है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति को परिभाषित करना है और इसकी सीमाएं बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, आधुनिक समाज में मुद्रा के महत्व कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुद्रा होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको बताना है कि आधुनिक समाज में मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उसकी आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कीन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा तथा कीमतों के सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए तथा यह बताइए कि यह सिद्धांत मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से किन बातों से श्रेष्ठ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कीन्स हैं, यहाँ पे आपको कीन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा तथा कीमतों के सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या करना है तथा यह बताना है कि यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से किन बातों से श्रेष्ठ है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों की मुख्य संपत्तियों एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक होते हैं, बैंकों की जो मुख्य संपत्ति होती है और जो दायित्व होता है, यहाँ पे आपको बैंकों की मुख्य संपत्तियों एवं दायित्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा यह बताइए कि किस प्रकार मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे आपको बताना है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या है, यहाँ पे आपको केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करना है। उसके बाद आगे आपको यह बताना है कि यह किस प्रकार मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, करों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कर होता है, यहाँ पे आपको करों के विवर्तन के बारे में बताना है कि करों के विवर्तन क्या होता है, उसके बाद आगे आपको विवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बजट
बजट के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि बजट का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बजट का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको बजट के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के कर साधनों का वर्ण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो आय होता है, यहाँ पे आपको आय के कर साधनों का वर्ण करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।